हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ भारत की विधायिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्कशन है वो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की बुक के बेसिस पे होगा, तो जिसमें आपका चैप्टर 5 है लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, आज इस चैप्टर में हमारा सबसे पहले हम क्या सीखेंगे। तो इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से हमको जो चीज़ें सीखनी है, इसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस होती है लेजिस्लेचर की, ये पहला पहला हम सीखने का टारगेट रहेगा। दूसरा कि क्या क्या पावर्स और शक्तियाँ होती हैं पार्लियामेंट के पास, किस प्रकार से किसी भी नियम को पास किया जाता है, और पार्लियामेंट किस प्रकार से एक कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है, यानी कि किस प्रकार से पार्लियामेंट पीएम और मंत्रिपरिषद पर अपना कंट्रोल रखती है। और इसके अलावा हम ये आखिरी में ये जानेंगे किस प्रकार से पार्लियामेंट है खुद को ही रेगुलेट करती है, अपने किस प्रकार से बिजनेस कंडक्ट कराती है, क्वेश्चन आवर कैसे डिसाइड किया जाता है, पार्लियामेंट का एडजॉर्नमेंट यानी कि उसको स्थगित कब किया जाता है, और कितने कार्यकाल तक एक कोई पार्लियामेंट चलनी चाहिए। इस प्रकार के जो वेरियस डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं उन सभी का डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये रहता है कि हमको पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि अब ये सबके दिमाग में रहता है कि लॉ मेकिंग वन ऑफ द फंक्शन, यानी लॉ मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें है जो वॉकआउट एंड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि जैसा कि आपने कई बार देखा हुआ कि अपोजिशन की जो पार्टियां होती हैं वो विधायिका में या पार्लियामेंट में वॉकआउट करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं। तो उससे क्या होता है, जब भाई किसी भी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी है और उसने किसी भी बिल को पास कर दिया, तो अपोजिशन के प्रोटेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अपोजिशन इस वजह से प्रोटेस्ट करती है, वो किसी भी नियम की खामियों को दिखाना चाहती है जनता के सामने। वो बताना चाहती है कि जनता को क्या ज़रूरत है, ये नियम किस प्रकार से अनअफेक्टेड हो पाएगा और किस प्रकार से इसके बेनिफिट होंगे। तो इसी डिस्कशन के बेसिस पर लोग भी जान पाते हैं कि इस नियम का एसेंस क्या है और वो उनके फ़ायदे के लिए क्या है, क्योंकि वहाँ पर डिबेट होती है। इस प्रकार से डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म होता है डिबेट का। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिबेट होती है, ओपन फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता जिससे कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो कि तुम कोई किसी प्रकार की डिबेट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए चाहे कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग लीडर हो उसको पार्लियामेंट में जाना ही पड़ेगा, और जो भी अपोजिशन उससे किसी प्रकार का सवाल पूछेगी तो उसका जवाब भी उसको देना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन हावर में सभी भी जो भी मिनिस्टर हैं उनको भी आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं पार्लियामेंट को एक डिबेट का फोरम के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि हमें क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि पार्लियामेंट के दो हाउसों की। लेकिन देखो, जैसे कि बाई कैमरल होते हैं, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। ऐसे कई स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं हमारे इंडिया में जिनमें दो दो सदन हैं। तो क्या ज़रूरत है दो सदनों की। तो दोस्तों, जो भी कंट्री कोई बड़ी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जैसे इंडिया की, उसके लिए हम यूजुअली दो हाउसों को प्रेफर करते हैं। उसके लिए देखिए उसके कारण क्या है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे क्या हुआ आपने देखा होगा, जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो जो कि किसी पार्टिकुलर स्पेशलाइज में जाते हैं, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई सोशल वर्कर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई लॉयर होगा। ऐसे लोगों को, यानी कि विभिन्न सेक्शन जो समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उनसे इन लोगों को चुना जाता है। और इसके अलावा जो पूरे जियोग्राफिकल रीजन है उससे भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ये भी है कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसको दोबारा रिकन्सिडर किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी डिसीजन को लोकसभा में पास कर दिया गया है तो वो राज्यसभा में भी जाएगा, उसी पे दोबारा से डिस्कशन होगा, उसमें दोबारा से चर्चा होगी। इसका हम कह सकते हैं कोई भी बिल है या पॉलिसी है वो दो बार डिस्कस होगी, और उसके पे जो है कि डबल चेक हो सकता है किसी भी मैटर पर, यानी किसी भी मैटर को दो बार से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस और निकल के आती है। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा जानते हो आप, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये का है, जैसे कि स्टेट से जितनी भी सीटें होती हैं कि किसी भी जैसे किसी भी प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसे कौन डिसाइड करेगा। तो जैसा कि आप यूएसए में देखोगे, यूएसए में जो सभी स्टेट हैं उनकी फिक्स सीटें हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में हमने जो कि कितनी पॉपुलेशन किसी स्टेट की, उसी के बेसिस पर उसकी सीटों को फिक्स किया है राज्यसभा में। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
बोलते हैं। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में यानी सारा स्टेट चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो उसमें उसके नंबर ऑफ राज्यसभा में जो सीटें होंगी उसकी फिक्स होंगी। जैसा कि आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है, यहीं पे आपकी सिक्किम की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। तो क्या ये सही है कि दोनों स्टेट की सीटें राज्यसभा में बराबर हों? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी हिसाब से जो है कि सभी लोग जो है कि इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चाहे कोई स्टेट जो बड़ा होता है उसको जो है कि मोर रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में, छोटे स्टेट को कम सीटें मिलती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं हो पाती है और इसी वजह से उसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। इसके अलावा जो लोग राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन होता है उसका साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस में। चलिए दोस्तों, ये आपकी राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। हम थोड़ा लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा के बारे में तो आपको पता ही है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 543 कंस्टिट्यूंसी होती हैं और जो कि अभी 1971 से अभी तक बदली नहीं है। ये भी आप जानते हो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और जो है कि ये इसको डिजोल्व किया जा सकता है यदि किसी पार्टी के पास कोalition नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है और यदि पीएम ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को एडवाइस करता है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों। चलो चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यहाँ पर है जो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन, सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन में यानी कोई भी जो बिल है वो आप जानते ही हो कि पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किया जाता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पार्लियामेंट के बिल कभी पार्लियामेंट में नहीं बनता। पार्लियामेंट को बिल है वो हमेशा मिनिस्ट्रियों में ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि पार्लियामेंट सिर्फ इसको अप्रूव करती है। इतना ही नहीं, कोई भी मेजर बिल होता है जो पार्लियामेंट में होता है वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट के नहीं आ सकता है। बशर्ते ऐसा हो सकता है कोई भी मेंबर ऐसे बिल पेश कर सकता है, लेकिन ऐसा करने की पास होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि मेजॉरिटी वाली सरकार की कैबिनेट होती है, वही किसी बिल को पास कर सकती है। बिल किसी के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा फंक्शन है एग्जीक्यूटिव को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उनकी किस प्रकार से जवाबदेही निर्धारित की जाए। यानी कार्यपालिका जैसे पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों ये फाइनेंशियल फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या है कि जो है कि पार्लियामेंट ये कंट्रोल करती है कि किस प्रकार की टैक्सेशन पॉलिसी देश में रहेंगी, किस व्यक्ति से कितना टैक्स लिया जाएगा, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्योंकि यदि किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना है तो उसको पार्लियामेंट से उस रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा। और इसके अलावा कि गवर्नमेंट को कहाँ से रिसोर्सेज चाहिए और उनको एक्सपेंडिचर उसको किस प्रकार से करना है, तो ये सारे ग्रांट भी जो है कि पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किए जाते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा, देखो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। इससे गवर्नमेंट ये दिखाती है कि हम अगले साल में कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट या कहाँ से हमको पैसा इकट्ठा करना है। तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पार्लियामेंट में डिस्कशन करने का एक मौका मिलता है। इसके अलावा जो दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन जानते हुए आप कि विभिन्न प्रकार के व्यूज़ हैं, डिबेट होगी तो उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे व्यूज़ आएंगे, तो ये एज ए रिप्रेजेंटेशन भी करती है। उसके अलावा डिबेटिंग का फंक्शन है ही, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी पावर ऑफ डिस्कशन पर। इसके बाद कंस्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है कि पार्लियामेंट में ही यदि आपका, हम जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंस्टिट्यूएंस बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर किस प्रकार की कंस्टिट्यूशन में चेंज होना है ये भी पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। कोई भी अमेंडमेंट पास कराना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी चेंज लाना है, कोई भी प्रोविजन बदलना है, तो वो भी पार्लियामेंट में ही किया जाएगा। इसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन क्या है, यानी कि जैसा कि आप जानते हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जुडिशियल फंक्शन क्या है कि जुडिशरी में क्या रोल है, ये भी आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन आप देख सकते हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाना है या किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो सिर्फ उसे पार्लियामेंट ही हटा सकती है और किसी के पास इसको हटाने की पावर नहीं होती, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से हमने वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए या PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में